गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। देखिए आज पहले मैं आपको जल्दी से एक बार कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कल वाली क्लास के रिकॉल करवा देता हूं और आज की क्लास में हम दो बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट, ट्रांजिशन सीरीज के दो एलिमेंट्स क्रोमियम एंड मैंगनीज, उनके थ्रू बनाए गए कंपाउंड्स पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट, जो इस साल के बोर्ड के सिलेबस में से डिलीट कर दिए गए हैं। आपको बोर्ड्स में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव टॉपिक्स हैं और मेनली ये इक्वेशन बेस्ड रिएक्शन बेस्ड पोर्शन है। लेकिन इस पोर्शन को स्टार्ट करने से पहले एक बार क्विक रिवीजन कल की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज का। हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज कल कंप्लीट करी थी। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज जो बहुत फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछी जाती हैं, उसमें मैंने आपको बताया था फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं या ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, व्हाई दे आर सो गुड इन फॉर्मिंग लार्ज वेराइटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो इसके मैंने 3 रीजंस बताए थे। पहला रीजन था कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के पास पार्शियली फिल्ड डी सबशेल्स होने की वजह से दे कैन इजीली अकोमोडेट द लोन पेयर ऑफ द लिगेंड्स। दूसरा मैंने आपको बताया था कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स का हाई चार्ज टू रेडियस रेशियो होता है। चार्ज टू रेडियस रेशियो का मतलब होता है उनका छोटा एटॉमिक रेडियाई और उस पे बड़ी बड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट्स, और इतना हाई चार्ज टू रेडियस रेशियो होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन रिच लिगेंड्स के साथ बहुत टाइट एसोसिएशन, बहुत कॉम्पैक्ट बॉन्डिंग बना सकते हैं। और तीसरा रीजन मैंने आपको बताया था वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। एक एक एलिमेंट बहुत बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकता है अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स में। फिर मैंने आपको अलॉय फॉर्मेशन का रीजन बताया था कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स बहुत लार्ज नंबर ऑफ अलॉयज क्यों बना पाते हैं। उसका रीजन होता है कि मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, स्पेशली जो सेकेंड हाफ ऑफ द सीरीज होती है, वो नियरली सेम साइज के होते हैं और साइज में सिमिलर होने की वजह से एक मेटल को अगर आप किसी दूसरे मेटल के लेटेस में इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो दूसरा मेटल पेरेंट मेटल को उसकी जगह से हटा के उसकी जगह पे आराम से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, क्योंकि अलॉय बनाते वक्त हमें मेटल को मेटल्स में मिक्स करना होता है और एक ये जो मिक्सिंग होती है ये लेटेस में होती है, इंटरस्टिशियल वॉइड्स में नहीं होती। ऐसा नहीं है कि जो मेटल जा रहा है वो वॉइड में बैठेगा, वो पेरेंट मेटल को उसकी जगह से हटा के उसके साइड पे बैठ जाएगा और वो तभी पॉसिबल है जब उनका नियरली सिमिलर साइज हो। तीसरी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स मेटल्स में नॉन मेटल्स एज अ फिलर मिलाने से बनते हैं। ये नॉन मेटल इसलिए मिलाए जाते हैं ताकि मेटल के अंदर जो थोड़ा बहुत स्पेस खाली रह गया है, अगर वो स्पेस भी ऑक्यूपाइड हो जाएगा तो मेटल और ज्यादा हार्ड और रिजिड हो जाएगा और वो और बेटर एप्लीकेशंस के लिए यूज करा जा सकेगा। ट्रांजिशन एलिमेंट बहुत इजीली इंटरस्टिशियल कंपाउंड इसलिए बना पाते हैं क्योंकि उनके वॉइड्स का जो साइज होता है दैट इज फॉर्चुनेटली जस्ट सुटेबल टू अकोमोडेट द नॉन मेटल्स। बड़े आराम से नॉन मेटल उनके वॉइड्स में चारों तरफ से टच करते हुए टाइटली फिट हो जाते हैं और दैट्स व्हाई वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड बना पाते हैं। इसके एग्जांपल में स्टेनलेस स्टील याद रखिएगा, जिसे बनाते वक्त आयरन के वॉइड्स में कार्बन एज अ फिलर ऐड करा जाता है। एक प्रॉपर्टी हमने डिस्कस करी थी फॉर कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। कैटालिटिक प्रॉपर्टीज में याद रखिएगा कि ट्रांजिशन एलिमेंट बहुत अच्छे कैटलिस्ट दो रीजन से एक्ट करते हैं। एक तो उनका बहुत हार्ड और रिजिड सरफेस होता है जिसके सरफेस पे एड्सॉर्प्शन बहुत अच्छी होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन एनर्जी रिलीज कर सकते हैं वो। और उससे भी इंपॉर्टेंट रीजन है कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, बिकॉज ऑफ देयर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट they can easily combine with different type of reactants to form reactive intermediates। अलग अलग तरह के रिएक्टेंट्स के साथ बहुत इजीली कंबाइन हो जाते हैं रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स बनाने के लिए, एंड फाइनली दैट इंटरमीडिएट ब्रेक डाउन टू रिलीज प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट फिर से फ्री हो जाता है। और एक प्रॉपर्टी और मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं, हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ये बहुत पूछी जाती है कि व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। सबसे पहले तो एटमाइजेशन का मतलब क्या है? एटमाइजेशन का मतलब है टू आइसोलेट एन एटम फ्रॉम द कंप्लीट क्रिस्टल लेटिस। अगर मान लीजिए आयरन की कोई क्रिस्टल लेटिस है या कॉपर की कोई क्रिस्टल लेटिस है या मैंगनीज की कोई क्रिस्टल लेटिस है, उस लेटिस में से एक एटम को आपको अलग करके बाहर निकालना है, तो जो एनर्जी देनी पड़ेगी दैट इज कॉल्ड द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। और जब आप एक एटम को अलग कर रहे हो तो बेसिकली आप कर क्या रहे हो? मेटल मेटल बॉन्ड तोड़ रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि मेटालिक बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग क्यों होती है, उसे तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा क्यों लगती है? मेटालिक बॉन्डिंग या किसी भी तरह की बॉन्डिंग में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का तो आपको पता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। किसी भी तरह के बॉन्ड में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो मेटालिक बॉन्डिंग भी एक तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है और दूसरा साइज ऑफ द एटम पे डिपेंड करती है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के पास छोटा साइज भी होता है जिसकी वजह से वो कॉम्पैक्टली पैक्ड हो जाते हैं,
और लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, जिसकी वजह से उनकी मेटालिक बॉन्डिंग भी बहुत स्ट्रांग होती है. सो दैट्स व्हाई दे हैव वेरी हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन. ये थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज. और भी थी एक दो, मैंने इंपॉर्टेंट वाली आपको रिवाइज करवाई है. पैरामैग्नेटिक नेचर, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड्स, वो भी प्रॉपर्टीज थी. ठीक है. अब देखिए फाइनली हम आज की क्लास में सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, हमारे टॉपिक का नाम है सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज. इसमें पहला कंपाउंड जो हम पढ़ने जा रहे हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट. हमें मेनली इसकी प्रिपरेशन और इसकी कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, इसके यूजेस और इसका स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे. ठीक है. तो पोटेशियम डाइक्रोमेट हेडिंग डालते हैं. K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट. देखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में याद रखिएगा, इट इज एन ऑरेंज कलर क्रिस्टलाइन सॉलिड रेडिली सॉल्युबल इन वाटर. ठीक है. एक ऑरेंज कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, वाटर सॉल्युबल होता है, एंड इट इज अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नियरली 671 केल्विन. कुछ बेसिक्स मैं इसके बारे में लिख देता हूं. ऑरेंज क्रिस्टलाइन सॉलिड वाटर में सॉल्युबल तो होता है, लेकिन इसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है ना, वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होती है. तो आप इनफैक्ट आप इसके बारे में ये भी कह सकते हैं कि इट इज पार्शियली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर बट रेडिली सॉल्युबल इन हॉट वाटर. रेडिली सॉल्युबल इन हॉट वाटर. Melting point is nearly 671 Kelvin. ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन है. इसके बारे में इससे रिलेटेड जनरली कुछ पूछा नहीं जाएगा. हाँ, ये जरूर याद रखिएगा, एक ऑरेंज क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है. ठीक है. मेन चीज है इसकी प्रिपरेशन की, ये बनाया कैसे जाता है. ठीक है. तो इसकी प्रिपरेशन 3 स्टेप्स में करी जाएगी. फ्रॉम क्रोमाइट ओर, पोटेशियम परमैंगनेट इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग क्रोमाइट ओर विद एल्कली इन प्रेजेंस ऑफ एयर. देखिए इसकी प्रिपरेशन में कोई थ्योरी नहीं है, सिर्फ 3 इक्वेशंस हैं. और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये प्रिपरेशन वाला क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है. ऑल्दो इस बार आपके बोर्ड्स में नहीं आएगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा. किस तरह से इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है वो भी मैं आपको बताऊंगा. पहले आप इसकी प्रिपरेशन देखिए 3 स्टेप्स. ये जितना भी पोर्शन मैं आपको करवा रहा हूं ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट, इसमें बेसिकली समझने वाला बहुत कम है, आपको याद रखना है सब कुछ. इक्वेशंस हैं, रिएक्शंस हैज टू बी लर्न. ठीक है. तो प्रिपरेशंस फ्रॉम क्रोमाइट ओर. स्टेप 1, देखिए ये होता है क्रोमाइट ओर, FeCr2O4. दिस इज Cr, FeCr2O4. ये क्रोमियम का एक इंपॉर्टेंट ओर होता है, ऑल्दो इसके अंदर आयरन भी होता है, बट मेनली दिस इज एन ओर ऑफ क्रोमियम एंड कुछ क्वांटिटी ऑफ आयरन भी मिलता है. सो 4FeCr2O4 को हम 16 NaOH के साथ रिएक्ट करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एयर. दिस इज एयर. तो आपको मिलेगा 2Fe2O3 प्लस 8Na2CrO4 प्लस 8H2. ठीक है. सो पोटेशियम ये क्रोमाइट ओर है. इस क्रोमाइट ओर को एल्कली के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर. याद रखिएगा दिस इज अ ग्रे ओर, दिस इज एन एल्कली, दिस इज एयर. दिस इज सोडियम क्रोमेट. ये वाटर ना मैं ऊपर लिख देता हूं. ये जो है ना Na2CrO4, ये सोडियम क्रोमेट है. येलो कलर का होता है. ये सब कलर आप याद रखिएगा, क्योंकि इस कलर से रिलेटेड आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे. मैं आपको बताऊंगा क्या क्वेश्चन आएगा. स्टेप 2,
अब फाइनली ये जो सोडियम क्रोमेट बना ना Na2CrO4, इस Na2CrO4 को एसिडिक मीडियम में H2SO4 या HCl जैसा कोई भी एसिड ले लेंगे, एसिडिफाई करेंगे, तो ये बन जाएगा Na2Cr2O7 Na2Cr2O7 प्लस 2Na पॉजिटिव प्लस 2H2 H2O बस। तो सेकेंड स्टेप में सोडियम क्रोमेट, येलो कलर का सोडियम क्रोमेट एसिडिफाई करा गया, तो ऑरेंज कलर का सोडियम डाइक्रोमेट मिल गया, ऑरेंज सोडियम डाइक्रोमेट। लास्ट स्टेप देखिए, स्टेप 3, फाइनली सोडियम डाइक्रोमेट को KCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे, पोटेशियम क्लोराइड। सो Na2Cr2O7 when treated with 2KCl, तो ये बन जाएगा, यहाँ पे सोडियम की जगह पोटेशियम आ जाएगा, this will become K2Cr2O7 plus 2NaCl। ये ऑरेंज कलर का था सोडियम डाइक्रोमेट, इससे ये भी ऑरेंज कलर का है पोटेशियम डाइक्रोमेट। देखिए ये 3 स्टेप्स में इसकी प्रिपरेशन है, स्टार्टिंग फ्रॉम क्रोमाइट ओर। वैसे तो आपको ये प्रिपरेशन याद ही रखनी है, तीनों इक्वेशंस आपको लर्न करनी है, बट मैं आपको ये भी बता दूं, ऑल्दो इस बार बोर्ड में नहीं आएगा, लेकिन पिछले कई सालों में बोर्ड में ये क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता रहा है, ठीक है। जैसे ऑर्गेनिक में आप वर्ड प्रॉब्लम करते हो ना, आपको याद है वर्ड प्रॉब्लम, अ कंपाउंड A when treated with this gives B, B when treated with something gives C, identify ABC, इस टाइप के जो ऑर्गेनिक के क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन ये बनाकर आता है, वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में इसकी प्रिपरेशन पूछ ली जाती है, और इस तरह से क्वेश्चन को फ्रेम करा जाता है कि बच्चों को ये भी नहीं पता चलता कि ऑर्गेनिक का क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डी ब्लॉक का पूछा जा रहा है। कुछ बच्चे तो सोचते हैं कि ऑर्गेनिक का कोई क्वेश्चन होगा, वो ऑर्गेनिक का कोई कंपाउंड अपने आप बना के लेके आते हैं। जैसे मैं आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज फ्रेम करके बताता हूं, बोर्ड पे देखते जाइएगा, कलर्स पे ध्यान दीजिएगा और क्वेश्चन की लैंग्वेज सुनिएगा। क्वेश्चन जो बोर्ड में आया, कई बार आया, वो ये आया कि अ ग्रे कलर कंपाउंड ए, अ ग्रे कलर कंपाउंड ए when treated with an alkali in presence of oxygen या when treated with alkali in air produce a yellow compound B, yellow compound B sodium chromate हो गया। That yellow compound B upon acidification gives an orange compound C, and that orange compound C on treatment with KCl gives another orange compound D, identify ABCD। देखो पूरा क्वेश्चन जो फ्रेम करा जाता है ना, वो किस तरह से फ्रेम करा गया, आपको क्या क्या सुनाया गया, आपको ग्रे सुनाया गया, येलो सुनाया गया, ऑरेंज सुनाया गया, कलर सुनाया गया एक तो, आप दूसरा एल्कली सुनाया गया, एसिडिफिकेशन सुनाया गया, ऐसी ऐसी चीजें सुनाई गई क्वेश्चन में जो आप ऑर्गेनिक में पढ़ा करते हो जान के कंफ्यूज करने के लिए। और जिन स्टूडेंट्स ने इसे एबीसी की फॉर्मेट पे प्रिपेयर नहीं करा होता, वो कोई ऑर्गेनिक का ही क्वेश्चन बना के लिखे आते हैं, ठीक है। सो ये याद रखिएगा, कलर से ही आपको क्वेश्चन को पहचानना होगा। जब भी आपको ग्रे टू येलो, येलो टू ऑरेंज, ऑरेंज टू ऑरेंज, इस तरह के कलर ट्रांसफॉर्मेशन पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आए, तो आप समझ लेना कि वो आपसे पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रिपरेशन पूछी जा रही है। सो दिस इज अ 3 स्टेप प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। आई होप इस, क्योंकि ये याद रखने वाला है तो कोई डाउट तो होगा नहीं आपको, फिर भी है तो पूछ लीजिए। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. आप सब लोग मेरी बात सुन रहे हैं ना? मैं बोलता जा रहा हूँ, कभी पता चला आपको सुनाई नहीं दे रहा? Yes, sir. दे रहा है सुनाई। Yes, sir. Yes, sir. आपने क्वेश्चन सुना किस तरह से पूछा जाता है ये एबीसी के फॉर्मेट में? Yes, sir. So this is the 3-step preparation of sodium dichromate। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। वो जो मैंने स्टार्टिंग में लिखी थी ना, ऑरेंज कलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, पार्शियली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, रेडिली सॉल्युबल इन हॉट वाटर, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई, प्रिपरेशन हो गई, अब केमिकल प्रॉपर्टीज सुनिए। सर, हाँ जी, सर ये क्रोमाइट और क्या था, एक बार बता दो फिर से। क्रोमाइट ओर इज ओर ऑफ आयरन एंड क्रोमियम, लेकिन इसमें क्रोमियम की परसेंटेज ज्यादा होती है, तो ये दोनों का कंबाइंड ओर होता है।
Okay. क्रोमाइट ओर, जो अर्थ क्रस्ट में से ओर मिलते हैं ना, वो ओर है ये क्रोमियम का। Yes, sir. Okay. अब देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज में हमें 3 केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी देखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उन तीनों केमिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते रहे थे बोर्ड में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये बोर्ड में से डिलीट होना नहीं चाहिए था, दैट वाज अ वेरी रेलेवेंट टॉपिक। लेकिन एनीवेज आप सुनिए अब अगली केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है इसकी। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी जो आपको याद रखनी है, दैट इज एक्शन ऑफ हीट। कि अगर हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को हीट करेंगे, जस्ट ऐसी ड्राई हीटिंग, मतलब आपने ड्राई हीटिंग का मतलब समझते हैं कि आपने स्पैचुला में थोड़ा सा सॉल्ट लिया और उसे डायरेक्टली हीट करा, ऐसा नहीं है कि उसे पानी में मिलाया कि या कोई सॉल्यूशन बनाई, सिर्फ ड्राई पाउडर को ही हीट करा। तो जब आप पोटेशियम डाइक्रोमेट को हीट करोगे तो क्या होगा, सो ये याद रखिएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट को जब हम हीट करते हैं तो ऑरेंज कलर का पोटेशियम डाइक्रोमेट येलो कलर के पोटेशियम क्रोमेट में चेंज हो जाता है, ठीक है। और ये कलर ट्रांसफॉर्मेशन आपको विद इक्वेशन याद रखना है, ठीक है। तो देखिए दिस इज पोटेशियम डाइक्रोमेट। इस पोटेशियम डाइक्रोमेट को जब हम हीट करेंगे तो ये 4K2 CrO4, ये हमेशा याद रखना, जहां पे भी Cr2O7 है, 7 O के नीचे, वो है डाइक्रोमेट, और जहां पे O के नीचे 4 है वो है क्रोमेट। प्लस 2Cr2O3 प्लस 3O2। ये देखिए ये ऑरेंज कलर का पोटेशियम डाइक्रोमेट जब हमने हीट करा तो येलो कलर के पोटेशियम क्रोमेट में चेंज हो गया, along with the release of chromic oxide and oxygen। तो ये आपको एक्शन ऑफ हीट याद रखना है, ऑरेंज से येलो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है हीट करने पे। नेक्स्ट देखिए एक्शन ऑफ एल्कली। पोटेशियम डाइक्रोमेट पे एल्कली का क्या एक्शन होगा, अब हमें वो देखना है। तो देखिए K2Cr2O7 को अगर आप किसी भी एल्कली से रिएक्ट करवाते हैं, लाइक KOH या NaOH, तो ये मिल जाएगा 2K2CrO4 प्लस H2। अगेन आप देखिए एक्शन ऑफ एल्कली में भी क्या हो रहा है, ऑरेंज कलर का पोटेशियम डाइक्रोमेट अपॉन ट्रीटमेंट विद एन एल्कली येलो कलर के पोटेशियम क्रोमेट में चेंज हो रहा है, ठीक है। मैं पहले तो यहां पे लिख देता हूं ऑरेंज टू येलो। फर्दर देखो हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट को एल्कली से रिएक्ट करवाया तो पोटेशियम क्रोमेट में चेंज हो गया। अब अगर हम इसी पोटेशियम क्रोमेट को एसिड से चेंज रिएक्ट करवाएं तो एसिड से रिएक्ट करवाने पे रिएक्शन वापस पीछे आ जाएगा, वापस पोटेशियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए अब मैं इसी को एसिड से रिएक्ट करवा रहा हूं, ये देखिए, देखो ये जो दोनों इक्वेशन है ना, ये किस तरह से एग्जाम में पूछी जाती रही हैं, वो ध्यान से देखिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में अक्सर आया करता था कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पीएच ओवर द कलर्स ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम क्रोमेट। ध्यान से सुनिए, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पीएच ओवर द कलर्स ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट। तो देखिए आप उसमें ये इक्वेशन देते थे और आप लिखते थे कि ऑरेंज कलर के पोटेशियम डाइक्रोमेट को जब हम हाई पीएच पे ले जाएंगे, हाई पीएच, तो वो येलो कलर के पोटेशियम क्रोमेट में चेंज हो जाता है,
और उसी येलो कलर के पोटेशियम क्रोमेट को जब हम लो पीएच पे लाते हैं तो वापस ऑरेंज कलर के पोटेशियम डाइक्रोमेट में चेंज हो जाता है। तो एट हाई पीएच ऑरेंज से येलो में ट्रांसफॉर्मेशन होती है एंड एट लो पीएच येलो टू ऑरेंज में ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ये एक्शन ऑफ एल्कली एंड पोटेशियम क्रोमेट पे एक्शन ऑफ एसिड, ये आपको दोनों इक्वेशन याद रखनी है। ये भी क्लियर है। उसके बाद हमारा एक और केमिकल प्रॉपर्टी, ये सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर। देखो ऑर्गेनिक में आप सब लोगों को याद है कि ऑर्गेनिक में आपने ऑक्सीडेशन करने के लिए जहां जहां KMnO4 यूज करा है वहां वहां एक और ऑप्शन आपको बताया गया K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। पोटेशियम डाइक्रोमेट भी पोटेशियम परमैंगनेट की तरह बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, ये ऑक्सीजन लगाने का काम करता है। अगर आप एल्डिहाइड को K2Cr2O7 से ऑक्सीडाइज करेंगे तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो पोटेशियम डाइक्रोमेट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? बताइए सर इलेक्ट ड्रॉ करता है क्षितिज, क्या बोला आपने? सर, विड्रॉ करता है इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे में से इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है। ठीक है, और क्या आप ये मानते हैं कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन दूसरे में से निकाल लेगा उतना स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, है ना? अब पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में याद रखिए, पोटेशियम डाइक्रोमेट का एक मोल ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट सामने वाले में से 6 इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है। इट हैज द कैपेसिटी टू विड्रॉ 6 इलेक्ट्रॉन्स पर मोल। इसका एक मोल 6 इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा, तो ये बहुत ही पावरफुल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर एक इलेक्ट्रॉन भी निकाल लेते ना तो भी चीज ऑक्सीडाइज हो जाती, लेकिन इसने तो 6 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो 6 इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट कैन विड्रॉ 6 इलेक्ट्रॉन्स इन एसिडिक मीडियम। ये एक्ट लेकिन एसिडिक मीडियम में ही करता है। तो इसकी ऑक्सीडाइजिंग इक्वेशन देखिए, वो आपको याद रखनी है। इक्वेशन देखिए ध्यान से, Cr2O7 2 नेगेटिव, दिस इज डाइक्रोमेट आयन। पोटेशियम दिखाने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ डाइक्रोमेट आयन की एबिलिटी है वो दिखा रहे हैं। सो डाइक्रोमेट आयन का एक मोल 14H प्लस की प्रेजेंस में, एसिडिक मीडियम में 14H प्लस की प्रेजेंस में 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। इट विल विथड्रॉ 6 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एनीथिंग, गेन कर लेगा कुछ 6 इलेक्ट्रॉन और खुद रिड्यूस हो जाएगा 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H2। दिस इज द ऑक्सीडाइजिंग इक्वेशन। इस इक्वेशन को पता है क्या बोलते हैं? इस इक्वेशन को बोलते हैं पेरेंट इक्वेशन। इसे पेरेंट इक्वेशन क्यों बोलते हैं? इसे पेरेंट इक्वेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर आप ये पेरेंट इक्वेशन याद कर लेना तो इसकी हेल्प से कोई भी एग्जाम्पल बेस्ड इक्वेशन आप खुद बैलेंस कर सकते हो। मैं आपको समझाता हूं एग्जाम्पल देके कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं। सबसे पहले तो आपको यह समझ में आया कि पोटेशियम डाइक्रोमेट का एक मोल 14H प्लस की प्रेजेंस में 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, और ये खुद Cr6, यहाँ पे क्रोमियम में +6 था, ये +6 से +3 चला गया, खुद तो ये रिड्यूस हो गया, लेकिन जिसमें से इसने ये 6 इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे वो चीज ऑक्सीडाइज हो गई। इसे पेरेंट इक्वेशन बोलते हैं क्योंकि इस इक्वेशन को अगर आप याद कर लें तो विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन आप कोई भी दूसरी इक्वेशन बैलेंस कर सकते हो, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग इक्वेशन डाइक्रोमेट वाली बैलेंस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए, मान लीजिए एग्जाम में आ जाता है आपको, अब तो नहीं आएगा लेकिन आ जाता था, एग्जाम में अगर आ जाए कि हाउ विल यू ऑक्सीडाइज फेरस टू फेरिक, ऑक्सीडाइज करिए फेरस टू फेरिक, फेरस टू फेरिक, तो हम कैसे करते थे? देखो आप बताइए, फेरस होता है Fe2+, फेरिक होता है Fe3+। फेरस से फेरिक जाने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं? एक। कितने निकाल सकता है? 6। तो आप क्या करेंगे,
Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H प्लस प्लस, ये जहां पे 6 इलेक्ट्रॉन लिखे हुए हैं ना, आप इन 6 इलेक्ट्रॉन की जगह 6Fe2 प्लस लिख दीजिए। ये इन 6Fe2 प्लस में से 6 इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा, और जैसे ये 6 इलेक्ट्रॉन निकालेगा ये तो बन जाएंगे ये 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H2O, और इसका बन जाएगा 6Fe3 पॉजिटिव। तो देखिए सारी की सारी इक्वेशन वैसी ही तो है, बस आपने 6 इलेक्ट्रॉन की जगह वो एग्जांपल रख दिया जो एग्जांपल आप ऑक्सीडाइज कर रहे हो, ठीक है। बाकी पेरेंट इक्वेशन ऐसी ही रहने वाली है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, देखो मान लीजिए आपको एग्जाम में आ जाए ऑक्सीडाइज आयोडाइड टू आयोडीन, आयोडाइड टू आयोडीन, आयोडाइड होता है आई नेगेटिव और आयोडीन होता है I2। आप आयोडाइड को आयोडीन में कैसे ऑक्सीडाइज करेंगे? डाइक्रोमेट की हेल्प से। तो आप देखिए Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव, इसे 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हम यहाँ पे 6I नेगेटिव ले लेते हैं। इन 6I नेगेटिव में से ये 6 इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा, और जैसे यहां से 6 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ये बच जाएगा 3I2 प्लस बाकी के साइड प्रोडक्ट वही होंगे जो इसकी पेरेंट इक्वेशन में बनते हैं, 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H2O। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द पेरेंट इक्वेशन, कि अगर आपने ये याद कर ली तो आप एग्जांपल तो कोई भी बैलेंस कर लोगे, बस आपको यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन की जगह वो एग्जांपल रखना होगा जो एग्जांपल आप ऑक्सीडाइज कर रहे हो। बताइए आपको समझ में आ रहा है? Yes, sir. अरे 3I2 कैसा आया? 3 को इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकले विवेक? 6। तो ये 6 के 6 आयोडीन न्यूट्रल हो गए होंगे, यस सर। तो आप उसे 3I2 लिखेंगे ना। अच्छा ठीक है। ये 6 आयोडीन क्योंकि ऑक्सीडाइज होने के बाद ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएंगे, अभी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, बाद में 0 में आ गए, और आयोडीन नेचर में डायटोमिक एग्जिस्ट करता है, तो वो 3I2 हो गया। ओके सर। उसके बाद देखिए ये 3 केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी थी हमें, एक्शन ऑफ हीट, एक्शन ऑफ एल्कली एंड ऑक्सीडाइजिंग नेचर। उसके बाद बस 2 चीजें और पढ़ेंगे इसके बारे में, एक तो यूजेस और एक दूसरा इसका स्ट्रक्चर। तो यूजेस में पहला यूज तो ये याद रखिए कि अगर आपने बताइए आप सब लोगों ने क्रोम प्लेटिंग का नाम सुना है? क्रोम प्लेटिंग, आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए हम उसके ऊपर क्रोम प्लेटिंग कर देते हैं। यस सर। आपने देखा होगा बहुत सारी टेबल्स होती हैं, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल्स, स्टील का जिनमें काम हो रहा होता है, उसमें क्या होता है कुछ रॉड्स लगी होती हैं, उन रॉड पे स्टील जैसी या सिल्वर जैसी कोटिंग हो रही होती है। वो देखने में ऐसा लगेगा स्टील की रॉड है, लेकिन वो आयरन की होती है और उसके ऊपर क्रोमियम की प्लेटिंग हो रही होती है, ठीक है। बहुत सारे आपने ऐसी चीजें देखी होंगी जिन पे क्रोम प्लेटिंग हो रही होती है। वो क्रोम प्लेटिंग कैसे करी जाती है? वो पोटेशियम डाइक्रोमेट की इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में हम उस रॉड को डिप कर देते हैं जिसके ऊपर हमें प्लेटिंग करनी है। आपको फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस याद होगा कि कैथोड के ऊपर डिपोजिशन होता था, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट की इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में से क्रोमियम निकल के प्लेट के ऊपर डिपॉजिट होता जाता है। तो आपको पहला यूज ये याद रखना है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट इज यूज्ड फॉर क्रोम प्लेटिंग ओवर अदर मेटल्स, ठीक है। पोटेशियम डाइक्रोमेट की इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन दूसरे मेटल्स के ऊपर क्रोमियम की प्लेटिंग चढ़ाने के काम आती है। इट इज यूज्ड फॉर क्रोम प्लेटिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक प्लेटिंग करी जाती है, क्रोम प्लेटिंग ओवर अदर मेटल्स, ठीक है। सो पहला यूज है फॉर क्रोम प्लेटिंग। दूसरा यूज ये याद रखिएगा। अच्छा एक चीज बताइए मुझे, आप अभी इस साल तो लैब नहीं गए, आप पूरा साल हो गया आप लैब में नहीं गए, 11th में तो जाते थे लैब में। कभी आपने नोट करा था कि कई बार हम लैब में जब कुछ रिएक्शंस करते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो जो टेस्ट ट्यूब्स होते हैं, जो बीकर होती है, कॉनिकल फ्लास्क होते हैं,
आफ्टर द एक्सपेरिमेंट जब हम उन्हें वॉश कर देते हैं, तो वॉश करने के बाद भी कई बार टेस्ट ट्यूब्स में और बीकर्स में कुछ येलो कलर के निशान लगे रह जाते हैं जो Yes, आराम से sir. वॉश करने पे साफ नहीं होते। कभी नोट करा आपने? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. कुछ केमिकल्स जैसे नाइट्रिक एसिड है वो येलो स्टेन कर देता है। तो बहुत सारे ऐसे केमिकल होते हैं जो ग्लासेस पे एक निशान छोड़ देते हैं जो आराम से साफ करने पे साफ नहीं होते। तो ये याद रखिएगा, अ मिक्सचर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 K2Cr2O7 प्लस H2SO4 का जो मिक्सचर होता है, प्लस H2SO4 का मिक्सचर, this is used as a cleaning mixture for lab wares. लैब वेयर्स मतलब लैब में जितना भी ग्लास का apparatus होता है उसको क्लीन करने के लिए एज अ क्लीनिंग मिक्सचर ये कॉम्बिनेशन यूज करा जाता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस H2SO4 is used as a cleaning mixture for lab wares. Cleaning mixture for lab wares. तो दो यूजेस याद रखिए। इसके अलावा आप एक यूज ये भी बता सकते हैं कि इट इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज वाइडली यूज्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन करने के लिए यूज करा जाता है, लेकिन ये दो इंपॉर्टेंट यूजर है। और फाइनली इसका स्ट्रक्चर, डाइक्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर 1 मार्क का, ये भी कई बार पूछ लिया जाता था बोर्ड में। तो देखिए सर ये क्लीनिंग के लिए कैसे यूज होता है, मतलब वो येलो मिक्सचर को ये क्या कर देता है? येलो मिक्सचर को नहीं, स्टेन, कोई किसी भी तरह का स्टेन ग्लास पे हो उस स्टेन को ये रिमूव कर देता है ऑक्सीडाइज करके, रिमूव हो जाता है, स्टेन रिमूवर। ओके सर। सर सिर्फ ग्लास पे यूज होते हैं फिर और भी कहीं पे ग्लास अगर? पे ग्लास पे यूज होता है क्योंकि ग्लास ना इससे मिक्सचर से करोड नहीं होगा। आप कोई प्लास्टिक यूज करोगे या कोई और चीज यूज करोगे तो H2SO4 से करोडेड हो जाएगी। ग्लास करोड नहीं होता H2SO4 से। यस सर। पोटेशियम ये डाइक्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर एग्जाम में पूछा जाता है। सो देखिए देखिए दो क्रोमियम जुड़े हुए हैं, बीच में एक कॉमन ऑक्सीजन आपको नजर आ रहा है। अगर आप इस क्रोमियम को देखोगे तो ये क्रोमियम भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में है, वो क्रोमियम भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में है। दोनों में एक एक ऑक्सीजन ऐसा है जिसकी वैलेंसी इनकम्प्लीट है। ठीक है, इस O नेगेटिव पे ही अगर आप K पॉजिटिव लगा दो और एक K पॉजिटिव उधर लगा दो तो ये K2Cr2O7 बन जाएगा। अभी हमने सिर्फ डाइक्रोमेट आयन दिखाया है, तो द स्ट्रक्चर ऑफ डाइक्रोमेट आयन इज दिस, यू हैव टू लर्न दिस स्ट्रक्चर। आप यहाँ पे क्रोमियम के आसपास टोटल बॉन्ड गिनो, कितने बनाता हुआ दिख रहा है क्रोमियम? 6। तो दैट्स व्हाई क्रोमियम इज इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। सारे ऑक्सीजन उससे इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे, क्रोमियम +6 में आ जाएगा। तो क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, हर क्रोमियम 6 बॉन्ड बनाता हुआ आपको दिख भी रहा है। ये था हमारा पहला कंपाउंड पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब हमारा दूसरा कंपाउंड है पोटेशियम परमैंगनेट। छोटा सा टॉपिक है, 5 मिनट, हो सकता है 10 मिनट में कंप्लीट हो जाए हमारा वो वाला टॉपिक भी। पोटेशियम परमैंगनेट स्टार्ट करते हैं। निखिल अपना माइक ऑफ कर लीजिए। एक मिनट वेट करिए मेरा।
हाँ जी, देखिए पोटेशियम परमैंगनेट, सबसे पहले हम पोटेशियम परमैंगनेट की प्रिपरेशन करेंगे। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है। पोटेशियम परमैंगनेट की प्रिपरेशन पायरोलुसाइट ओर से करी जाती है इन 2 स्टेप्स। तो देखिए प्रिपरेशन से पहले एक चीज और बता दूं मैं आपको इसके बारे में। पोटेशियम परमैंगनेट इज, आप में से किसी ने पोटेशियम परमैंगनेट देखा है? KMnO4 कभी भी देखा है किसी ने? सर वो शायद क्रिस्टल्स होते हैं, कौन से कलर का होता है? सर पर्पल। डार्क ब्लू पर्पल से, वॉयलेट। Potassium dichromate is potassium permanganate is a violet color crystalline solid। एक violet कलर का crystalline solid होता है। आपने हो सकता है कि ये solid फॉर्म में ना देखा हो, क्रिस्टल्स ना देखे हो, लेकिन ये याद रखिएगा ये violet कलर के क्रिस्टल्स readily soluble in water होते हैं, और जैसे ही आप इन violet क्रिस्टल्स को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो एक डीप पिंक कलर की सॉल्यूशन बन जाती है। आपने वो सॉल्यूशन जरूर देखी होगी, पिंक कलर की सॉल्यूशन। 11th क्लास में आपके सिलेबस में एक टाइट्रेशन थी KMnO4 वर्सेस ऑक्सैलिक एसिड, जिसमें आप KMnO4 की वॉयलेट कलर की, पिंक कलर की सॉल्यूशन ब्यूरेट में लेते थे। कुछ ऐसा याद है? कुछ करा था ऐसा टाइट्रेशन जिसमें आपने ब्यूरेट की एक पिंक कलर की सॉल्यूशन ली थी? यस सर। तो वो KMnO4 की सॉल्यूशन होती है ड्राई फॉर्म में। जो इसके क्रिस्टल्स होते हैं वो तो वॉयलेट कलर के होते हैं, लेकिन वाटर में डिसॉल्व होने पे ये डीप पिंक सॉल्यूशन बना लेता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, violet crystalline solid soluble in water। सर हाँ जी, सर हमने जब टाइट्रेशन किया था तो उसमें हमें लाइट पिंक कलर बताया था। लाइट पिंक नहीं, डीप पिंक कलर होता है इसका, मतलब एक मेजेंटा टाइप का कलर होता है। यस सर, मैम बोल रही थी कि लाइट पिंक में हमें निकाल लेना है, मतलब उसे स्टॉप कर देना है। अरे वो तो आप इक्विवेलेंट पॉइंट की बात कर रहे हो, एंड पॉइंट की बात कर रहे हो, वो अलग है। मैं आप जो बात कर रहे हो ना, वो आप जब आप ब्यूरेट और पिपेट की सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करते हो तो आपने कोई इंडिकेटर यूज करा होगा, तो इंडिकेटर के कलर चेंज की बात कर रहे हो आप। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं तो उसके ओरिजिनल कलर की बात कर रहा हूँ। ओके सर। मिताली, आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ और आप क्या कह रहे हो? यस सर। आपको टाइट्रेशन में मालूम है ना क्या करते हैं? हाँ। कि जो पिपेट से सॉल्यूशन लेते हैं उसमें आप एक इंडिकेटर ऐड करते हैं। अब वो अगर कलरलेस इंडिकेटर है तो क्या होगा, जैसे ही वो न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट पे आएगा तो एकदम से कलर चेंज आएगा उसमें। तो मैम ने आपको ये बताया होगा, जैसे ही आपको थोड़ा सा भी कलर चेंज नजर आए आप रोक देना, और वही वाली कॉन्कोर्डेंट रीडिंग, 3 कॉन्कोर्डेंट रीडिंग्स मेजर करनी होती है। यस सर। वो अलग चीज बात कर रहे हो, मैं तो इसकी ओरिजिनल कलर की बात कर रहा हूँ। वो डीप पिंक होता है, ओके सर। फॉर्म्स अ डीप पिंक सॉल्यूशन। और इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है नियरली 523 केल्विन के आसपास। अब देखिए इसकी प्रिपरेशन फ्रॉम पायरोलुसाइट ओर। अब ये पायरोलुसाइट ओर क्या चीज होती है वो ध्यान से देखिए। 2 स्टेप्स में इसकी प्रिपरेशन होगी। स्टेप 1, पायरोलुसाइट ओर होता है 2MnO2। मैंगनीज ऑक्साइड को पायरोलुसाइट ओर बोलते हैं। ये Mn का ओर होता है और ये ग्रे कलर का ओर होता है, सॉरी ब्लैक कलर का ओर होता है। सो दिस इज अ ब्लैक ओर, पायरोलुसाइट। इसे हम अगेन एल्कली से रिएक्ट करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एयर। तो देखिए सबसे पहले स्टेप में जब हमने ब्लैक कलर के पायरोलुसाइट ओर को एल्कली से रिएक्ट करवाया इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो हमें मिला पोटेशियम मैंगनेट। पोटेशियम मैंगनेट, तो सबसे पहले पोटेशियम मैंगनेट मिलता है। ठीक है, फाइनली हम इस पोटेशियम, और ये पोटेशियम मैंगनेट ना ग्रीन कलर का होता है। फाइनली हम इस पोटेशियम मैंगनेट को क्लोरीन से रिएक्ट करवाएंगे, तो ये बन जाएगा K2, सॉरी
ये बन जाएगा 2KMnO4 प्लस 2KCl। ये देखो यहाँ पे 2K2 था ना, 4 पोटेशियम थे, तो इसमें से 2 पोटेशियम क्लोरीन ने निकाल लिए, और अगर 2 पोटेशियम क्लोरीन ने निकाल के KCl बना लिया तो बस यहाँ पे 2K रह जाएगा, 2KMnO4। तो K के नीचे अगर 2 लगा हुआ है तो वो तो है पोटेशियम मैंगनेट, पोटेशियम मैंगनेट जो ग्रीन कलर का होता है। लेकिन अगर K के नीचे 2 नहीं लगा हुआ तो वो है पोटेशियम परमैंगनेट। जो वॉयलेट कलर का होता है। अब ये प्रिपरेशन भी ABCD की फॉर्मेट में पूछी जाती थी। इसमें भी ये कहा जाता था a black color compound A when treated with an alkaline air gives a green compound B, and that green compound B upon chlorination, उस green compound B का जब हम chlorination करते थे तो violet compound C मिलता था। ये क्लोरीनेशन, ऑक्सीडेशन, ये ऐसे टर्म्स होती हैं ना जो ऑर्गेनिक में बहुत यूज होती हैं, इसलिए स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे वो सुनते हैं क्लोरीनेशन, एल्कली, तो वो अपने आप ही ऑर्गेनिक का कुछ बना के लिखे आते हैं। तो ये कलर से ही आप इस क्वेश्चन को पहचान सकते हैं। उसके बाद हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे मूव करते हैं। सर ये भी रिलेटेड टॉपिक में है ना? हाँ, ये पूरा टॉपिक जो मैं आज की क्लास में करवा रहा हूँ सब रिलेटेड है। केमिकल प्रॉपर्टीज में एक्शन ऑफ हीट, 2 ही केमिकल प्रॉपर्टीज हम इनकी डिस्कस करेंगे, एक एक्शन ऑफ हीट और एक ऑक्सीडाइजिंग नेचर। एक्शन ऑफ हीट में हमें देखना है कि अगर हम इसे ड्राई फॉर्म में स्पैचुला में एक पाउडर को हीट करेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पे भी वही होगा, कलर ट्रांसफॉर्मेशन आपको याद रखना है कि जब हम वॉयलेट कलर के पोटेशियम परमैंगनेट को हीट करते हैं तो वो ग्रीन कलर के पोटेशियम मैंगनेट में चेंज हो जाता है। तो देखिए 2KMnO4 upon heating gives K2MnO4 plus MnO2 plus O2. Violet to green. So this is the effect of heating. When the violet color potassium permanganate is heated, it changes to green color potassium manganate along with manganese oxide and oxygen. दूसरा है ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ध्यान से सुनिए। देखो ये चीज ध्यान से सुनिएगा। देखो लेट तो नहीं हो रहे ना, मैं ये टॉपिक कंप्लीट करवा दूं आपको? यस सर। कोई भी लेट तो नहीं हो रहा ना? नो सर। बस विवेक बोल रहा है और कोई बोलिएगा। चलिए मैं ये टॉपिक कंप्लीट करवा देता हूं आपको। देखिए ऑक्सीडाइजिंग नेचर के बारे में ध्यान से सुनिए। अभी तो हम KMnO4 पढ़ रहे हैं, इससे पहले हमने K2Cr2O7 पढ़ा था। बताइए K2Cr2O7 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था या नहीं? वाज इट अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? पोटेशियम डाइक्रोमेट। यस सर। कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था वो? 6। कौन से मीडियम में? एसिडिक। एसिडिक मीडियम में वो 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था। दैट वाज अ वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन इसकी एडवांटेज ये है कि ये तीनों मीडियम एक्ट कर सकता है, एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम एज वेल एज न्यूट्रल मीडियम। हर मीडियम में ये दूसरे को ऑक्सीडाइज कर सकता है। एल्कलाइन KMnO4 भी एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, एसिडिक KMnO4 भी एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। सो एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल KMnO4 तीनों ही बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, लेकिन ये हर मीडियम में इसकी जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, एसिडिक मीडियम में ये 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, इट कैन गेन अप टू 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, न्यूट्रल मीडियम में ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, और बेसिक मीडियम में 1 ही इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। तो बेशक ये तीनों मीडियम एक्ट कर रहा है, लेकिन हर मीडियम में इसकी ऑक्सीडाइजिंग कैपेबिलिटी अलग अलग है, और सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर इसकी एसिडिक मीडियम में होती है, जब इसका 1 मोल 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। तो जैसे मैंने आपको डाइक्रोमेट की एक पेरेंट इक्वेशन करवाई थी, और उस पेरेंट इक्वेशन की हेल्प से आप कोई भी इक्वेशन बैलेंस कर लेते थे,
वैसे ही इसकी 3 पेरेंट इक्वेशन होंगी, एसिडिक मीडियम की अलग, बेसिक मीडियम की अलग, न्यूट्रल मीडियम की अलग। सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए एसिडिक मीडियम की पेरेंट इक्वेशन है, वो देखिए ध्यान से। MnO4 नेगेटिव का एक मोल 8H पॉजिटिव की प्रेजेंस में एसिडिक मीडियम में 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। इट कैन गेन अप टू 5 इलेक्ट्रॉन्स और ये बना लेता है Mn2 पॉजिटिव प्लस 4H2। ये एक पेरेंट इक्वेशन है एसिडिक मीडियम में। इस पेरेंट इक्वेशन की हेल्प से आप कोई भी एग्जांपल बेस्ड इक्वेशन बैलेंस कर सकते हो। मैं आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल देता हूं जो इससे रिलेटेड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। देखिए, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सलेट आयंस टू CO2। कोई मुझे बता सकता है ऑक्सलेट आयन का फॉर्मूला क्या होता है? CO माइनस नहीं, वो आपका बोलने का तरीका एक्चुअली गलत है। वो ये होता है COO। इसे आप 2COO माइनस नहीं बोलोगे, इसे आप बोलोगे C2O4 2 नेगेटिव। दिस इज ऑक्सलेट आयन। और आप बाकी सब लोग बता क्यों नहीं पाए? ये तो आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एज अ लिगेंड भी पढ़ा है, ऑक्सलेटो। ठीक है, सो दिस इज C2O4 2 नेगेटिव ऑक्सलेट। इसको जब आप ऑक्सीडाइज करते हो ना तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। देखो बोर्ड पे ध्यान से, मुझे ये बताइए एक ऑक्सलेट आयन में, एक मोल ऑफ ऑक्सलेट आयन में कितना नेगेटिव दिख रहा है आपको? 2 नेगेटिव। 2 नेगेटिव, ठीक है ना। यानी कि इसके एक मोल में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं। एक मोल में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं। इसका अगर एक मोल 5 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसके 2 मोल 10 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। हम सारी क्वांटिटीज को डबल कर देते हैं, ध्यान से देखना। इसे बना देते हैं 2 MnO4 नेगेटिव, ये हो जाएगा 16H पॉजिटिव। अब ये 10 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा ना, अगर ये क्वांटिटी डबल हो गई तो 10 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो आप ले लीजिए 5COO नेगेटिव, 5 मोल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक ऑक्सलेट ले लीजिए। अब देखिए 5 नेगेटिव तो ये ऊपर वाले और 5 नेगेटिव नीचे वाले, 10 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और ये दोनों क्वांटिटीज डबल हो जाएंगी। 2Mn2 पॉजिटिव प्लस 8H2O प्लस 10CO2। आप देखिए 10CO2, 5CO2 ये, 5CO2 ये, 10 CO2 मिल जाएंगे। तो बताइए ये इक्वेशन ऑफ बैलेंसिंग सबको समझ में आ गई? यस सर। सर ये आपने यहाँ पे 5 से, मतलब ये मैंने कोई इक्वेशन समझ नहीं आई है। आपने यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया था, फिर यहाँ पे डबल क्यों किया? इसका एक मोल 8H प्लस की प्रेजेंस में 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है दिशा। यस सर। तो अगर हम इन दोनों क्वांटिटीज को डबल कर दें तो ये 10 इलेक्ट्रॉन गेन कर पाएगा, अच्छा, है ना। इसके एक मोल में से 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो 5 मोल में से 10 निकल जाएंगे ना। यस सर, आ गया। आ गई बात समझ में? यस। देखिए इसकी 2 पेरेंट इक्वेशन और है, वो भी देख लीजिए। बेसिक मीडियम की इक्वेशन देखिए। बेसिक मीडियम की इक्वेशन बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन है, छोटी सी इक्वेशन। MnO4 नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बन जाएगा MnO4 2 नेगेटिव। पर मैग्नेट से मैग्नेट बन जाएगा बेसिक मीडियम। तो ये बेसिक मीडियम की पेरेंट इक्वेशन है। और न्यूट्रल मीडियम की पेरेंट इक्वेशन है, न्यूट्रल मीडियम में ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, ये बात याद रखिएगा। तो ये देखिए MnO4 नेगेटिव प्लस 2H2 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स। और आपने बेसिक में 3 इलेक्ट्रॉन्स लिखवाए और न्यूट्रल में 1। कहां पे लिखवाया मैंने? जब आप ऑक्सीडाइजिंग नेचर लिखवा रहे थे तो बताया था। नहीं, एसिडिक मीडियम में 5 इलेक्ट्रॉन, बेसिक मीडियम में 3 इलेक्ट्रॉन, सॉरी बेसिक मीडियम में 1 इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रल मीडियम में 3 इलेक्ट्रॉन।
और मैंने तो कुछ लिखवाया ही नहीं अभी Okay. आपको, वो आपने, मैं बोल रहा था आपने लिख लिया होगा। हाँ वही लिख रहा हूँ, यस सर। हाँ, लेकिन ये है बेसिक मीडियम में 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। सबसे ज्यादा इफेक्ट जो होता है ना इसका एसिडिक मीडियम में होता है। एसिडिक मीडियम में 5 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, बेसिक मीडियम में 1 ही लेता है, और न्यूट्रल मीडियम में 3 लेता है। ठीक है, और ये बन जाएगा ओके MnO2 सर। प्लस 4 OH नेगेटिव। तो ये इसकी बाकी की 2 पेरेंट इक्वेशन है। यूजेस देखिए, पहला यूज तो ये याद रखिए कि इट इज वाइडली यूज्ड एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर वेरियस ऑर्गेनिक रिएक्शंस। बहुत सारे ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स, ऑर्गेनिक प्रिपरेशंस ऐसी हैं जिनमें ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज कराया जाता है। वो तो एक एडिशनल चीज हो गई। दूसरा ये याद रखिए, यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट इन वेल वाटर। जो वेल का वाटर होता है ना, कुएं का पानी, उसमें KMnO4 के क्रिस्टल्स डाले जाते हैं एज ए डिसइंफेक्टेंट। ये डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज करा जाता है। ठीक है, इसकी सॉल्यूशन में एक और यूज ध्यान से सुनिए। अ सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 इज यूज्ड टू स्टेरलाइज द जो ऑपरेशन थिएटर के बाद जो ऑपरेशन के बाद जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जिन्हें आप बोलते हो, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को क्लीन करने के लिए, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को डिसइंफेक्ट करने के लिए, स्टेरलाइज करने के लिए इसकी सॉल्यूशन यूज करी जाती है। इसमें ना एक्चुअली जर्मिसाइडल एक्शन होता है, इस जर्म्स को किल करने की एबिलिटी होती है। इसलिए ऑपरेशन के बाद जो भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को स्टेरलाइज करा जाता है इसकी KMnO4 की सॉल्यूशन में। तो इस तरह के यूजेस आपको याद रखना है। ठीक है, एक तो टू स्टेरलाइज द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड टू डिसइंफेक्ट द वेल वाटर। और एक लास्ट और बस 1 मिनट का टॉपिक और, स्ट्रक्चर ऑफ देख लीजिए। स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर। तो ये भी आप देख सकते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। Mn के आसपास अगर बॉन्ड गिनो तो 7 बॉन्ड बनते हुए आपको नजर आ रहे हैं। इसका मतलब Mn+7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और ये नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आप किसी भी चीज से पूरी कर सकते हो। अगर यहाँ पे K लगा देते हैं तो KMnO4 बन जाएगा। सो दिस इज K2Cr2O7 एंड KMnO4। एक छोटा सा इक्वेशन बेस्ड टॉपिक, बहुत सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड बोर्ड्स में पूछे जाते थे। अब आपको बोर्ड्स के लिए तो नहीं पढ़ना, लेकिन कॉम्पिटिटिव में इससे रिलेटेड कुछ भी बना के पूछा जा सकता है। सही है। अब हमारा बचा F ब्लॉक। D ब्लॉक तो हो गया हमारा, F ब्लॉक बचा है। F ब्लॉक के बारे में भी हमें बहुत छोटा सा पोर्शन पढ़ना है, एक ही क्लास का बचा हुआ है, एक क्लास से भी पहले खत्म हो जाएगा। तो हम आज तो नहीं है ना आपकी क्लास, अब कल होगी। यस सर। हाँ, तो कल सुबह की क्लास में हम F ब्लॉक कंप्लीट करेंगे और दोपहर को हम बायोमोलिक्यूल से स्टार्ट कर देंगे, हमारा आखिरी चैप्टर। ठीक है, सो इतना कर लीजिए आज। सर 15 तक हो जाएगा ना? हाँ जी, 15 दिसंबर तक हो जाएगा ना? अभी हो जाएगा 2-3 दिन में। अच्छा, ओके सर। ओके, थैंक यू सर।